हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, जल्दी बताओ क्योंकि तुम लोग का क्लास। बोलो, फटाफट बताओ। लीच एटलस प्रिंसिपल हम लोग कर रहे थे ना। यस सर। लीच एटलस प्रिंसिपल में ये बता दिए थे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। यस सर। ये इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम नहीं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया था शायद। यस सर। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन दिए थे शायद, याद है? बनाया हो क्वेश्चन? क्वेश्चन दिए सर थे ना 1 एक बार? पॉइंट यस सर। सर उसका बनाया हो? आंसर चेक करना सर। यस सर। आंसर कितना आया है? सो 1.5। फ्रैक्शन में बताओ। 3/2। यस। एग्जैक्टली 3/2। जी सर। नहीं, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ जो आया है। आंसर है 31/27। तो ये तो 1.5 नहीं होगा। आंसर बनाए हो कोई भी या बताना है? बोलो जल्दी से। सर बता दीजिए। आंसर एक्चुअली फ्रैक्शन में है 31/27। ठीक है, तो किसी का ये आया है तो बताओ, नहीं तो फिर बताएंगे। आया किसी का? लगता है कोई बनाया ही नहीं है। बनाया हो जी? ट्राई किए हो तुम लोग? सबको पूछना है, जिसको इसको पूछना है एड्रेस करो। सभी लोग। चलो देखो, हम क्वेश्चन फिर से नहीं लिखने वाले हैं। रिएक्शन बताओ। ये अमोनियम कार्बामेट था शायद। यस सर। NH2COO NH4 सॉलिड, और ये डिकम्पोज हो रहा था ना। यस सर। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 2 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हम लोग, क्योंकि प्रेशर के टर्म में ही बात करते हैं, केपी को एक्चुअली रिलेट करना है हमको। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर तो सॉलिड की वजह से तो कोई इनिशियल प्रेशर होगा नहीं, होगा क्या? नो सर। सॉलिड की वजह से कोई। अच्छा, ये शुरुआत में जो पहला वाला जो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, वो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो। इक्विलिब्रियम ये क्या दिया हुआ है कि अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स एट हाई टेम्परेचर सो दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया है, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट NH3 गैस इज एडेड, मतलब वो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था और उस इक्विलिब्रियम पे हम लोग NH3 गैस ऐड किए सो दैट द प्रेशर ऑफ अमोनिया एट द न्यू इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, उस समय जो प्रेशर, दैट विल बी प्रेशर, टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर। ठीक है, वो नया जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, वो टोटल प्रेशर जो है सिर्फ अमोनिया के प्रेशर का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोला गया, वहीं पे ट्रिक है। अगर वो समझ जाओगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो पहला जो इक्विलिब्रियम है, उस समय ये सॉलिड का तो प्रेशर 0 होगा। सॉरी, 0 नहीं, इसको कंसिडर ही नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अमोनिया गैस से जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, मान लो कितना प्रेशर होगा, हम लोग स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से करते हैं। तो इसकी वजह से मान लो ये P आ रहा होगा, तो इसकी वजह से 2P लिखेंगे हम लोग। यहाँ x के टर्म में नहीं लिख रहे हैं, मोल्स के टर्म में नहीं, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, 2P डेवलप होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस सर। और एट द सेम, अगर अमोनिया की वजह से 2P डेवलप हो रहा है, तो CO2 की वजह से कितना प्रेशर डेवलप होगा? P। और ये प्रेशर जो है पहला वाला इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फर्स्ट ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, उसके लिए के शक्ति उतना ही
फर्स्ट वाले में आ गया पार्शियल स्क्वायर CO2 का और 1 कितना हो गया बता दो, बोलो जल्दी सर। 4 क्यूब So 4p³ यही हुआ ना, 4p क्यूब। हेलो, Yes sir. यहाँ तक क्या ना फर्स्ट जो सर, नया इक्विलिब्रियम आवाज कट रहा है। फाइनल इक्विलिब्रियम। आवाज नहीं आ रहा है अभी, सर अब ठीक है। सर बीच बीच में कट कट जा रहा था। क्या हाँ जो नया वाला सर इक्विलिब्रियम आवाज कट रहा है है। उस नए का मुंह इतना सर आ गया। हेलो हेलो Yes sir. आवाज
हेलो हेलो Yes, हाँ sir. सर आवाज आया। स्क्रीन विजिबल है या नहीं? No, sir. नो सर। नहीं दिख रहा है। नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो हेलो Yes, sir. सर आवाज कट ही रहा स्क्रीन दिख है। रहा है अभी? स्क्रीन तो नहीं दिख रहा सर, इस बार आवाज जल्दी भी कट रहा है।
हेलो हेलो Yes, sir. हेलो हेलो Yes, 8 sir. बजे फ्री हो Yes, sir. क्लास है तुम लोगों का? बजे फ्री हो या क्लास है तुम लोगों का? सर क्लास है। सर आज पूरा दिन क्लास थी ना। सर 8:15 तक क्लास है हम लोग का फिजिक्स का। सर 8 बजे के बाद हो सकता है सर। सर 8:15 के बाद। हेलो 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 Yes, sir. चलो अब देखो तो अब शायद स्पीड सही हुआ है। स्क्रीन देखो अब आ रहा है या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। सर आ गया। आ रहा है सर। स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रहा है, सारा चीज बोलो जल्दी से। यस Yes, सर। sir. अब दिख रहा है ना? हाँ, अब ये क्वेश्चन में देखो, ये केपी यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये केपी जो आया है सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में, अब क्या बोला गया है बताओ। जो पहला वाले इक्विलिब्रियम का जो टोटल प्रेशर था वो सिर्फ अमोनिया का प्रेशर है, यही बोला गया है ना? बताओ। Yes, sir. तो पहले वाले इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर कितना है? 3p. 3p। तो अमोनिया गैस का सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर हो जाएगा 3p। बात समझ में आया? बस यही ट्रिक यहाँ पे समझना था। तो ये है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नए वाले इक्विलिब्रियम पे फिर से केपी डिफाइन करोगे, और पहला वाला जो केपी है, दूसरा वाला केपी चेंज होगा क्या या सेम No, रहेगा? sir. केपी तो सेम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो केपी उतना ही रहेगा। तो दूसरे वाले प्रेशर का केपी निकालो दूसरे वाले इक्विलिब्रियम में। तो 3p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे पावर तो 1 ही रहेगा। तो पहला वाला केपी कितना आया था, 4p क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 9p स्क्वायर हो गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ पी के टर्म में। सर 9/4p. ये हो गया 9/4 या 4/9? So 4/9p. 4/9p, ठीक है। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब नया वाला यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया तुमको, रेशियो किसका किसका पूछा गया है, फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर टू द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब टोटल, So 31/9p. तो दोनों को जोड़ दो, 3p प्लस 4/9p, तो p टोटल, ये p टोटल किसका है, न्यू इक्विलिब्रियम का। तो न्यू इक्विलिब्रियम का p टोटल कितना हो गया, p 3p प्लस 4/9p, ये ऐड करो कितना आ रहा है, 31/9 sir. 31/9p। p. अब हाँ, और पहले वाले इक्विलिब्रियम का, इनिशियल इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर कितना था, 3p था टोटल। तो उन्हीं दोनों का रेशियो हमको पूछा गया है। तो p टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम बाय p टोटल एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, देखो तो कितना आ रहा है। So 31/27. आ गया ना? तो यही पूछा Yes, गया sir. था तुमको। और ये 1/3p, तो 31 बाई कितना हो गया, 27। तो ये था, समझ में आया सबको? देख लो एक बार, कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताओ।
बोलो। किसी को डाउट इसमें? हेलो। नो सर। चलो, अब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये ली चाटलेस प्रिंसिपल में दो चीज हम बता दिए थे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हो गया था ना ये दोनों? बोलो बोलो जल्दी। सर कंसंट्रेशन और प्रेशर हो चुका। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम अगर प्रेशर समझ गए हो तो उसी का जस्ट उल्टा है। देखो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो जो वहां पे इफेक्ट प्रेशर के बढ़ाने से हो रहा था, वही इफेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम के घटाने से होगा। समझ में आया दोनों का रिलेशन? तो अगर प्रेशर का इफेक्ट अच्छे से समझ गए हो तो वॉल्यूम के इफेक्ट में दिक्कत नहीं है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीजेस। बताओ बताओ। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या चाहेगा? रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? हेलो, बोलो। सर बढ़ाना चाहेगा। तो रिएक्शन विल ट्राई टू शिफ्ट टू मोर। इंक्रीज। हाँ, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर। और रिएक्शन प्रेशर कैसे बढ़ाता था, याद है? यस सर, जिसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल रहता था। हाँ, तो वो क्या करेगा? इट शुड, प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको अपने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना होगा, तो इट शुड इंक्रीज मोल्स ऑफ गैसेस। मतलब वो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। अब मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस वो कैसे पता चलेगा हमको, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है? तो हमको रिएक्शन का क्या चेक करना होगा? डेल्टा एन जी। याद है या नहीं? प्रेशर वाला जो केस लिए थे हम यस लोग सर। तीन, तो ऐसे भी यहाँ वॉल्यूम में भी तुमको तीन केस लेना होगा। एक डेल्टा एन जी पॉजिटिव, एक डेल्टा एन जी नेगेटिव और डेल्टा एन जी जीरो। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले रहे हैं, इसमें उतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर में कर चुके हैं। तो पहला केस ले रहे हैं डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है और हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तुम लोग डायरेक्टली बताना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। तो बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए? सो फॉरवर्ड। अच्छे से सोच लो एक बार। सो फॉरवर्ड ही। फॉरवर्ड ही जाएगा सबका? बताओ बताओ जल्दी, बाकी लोग भी रेस्पॉन्स दो यार। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलो। सर फॉरवर्ड ही लग रहा है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, चलो ठीक है, क्योंकि देखो प्रेशर से रिलेट कर लो डायरेक्ट। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट के साइड ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। यही हुआ ना डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब? मोल्स ऑफ गैसेस जो है वो प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है। तब देखो, अगर वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, और प्रेशर बढ़ाने के लिए वो किधर जाएगा? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किधर मिलेगा उसको? प्रोडक्ट के साइड। तो प्रोडक्ट के साइड जाएगा मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बात समझ में आ गया? चलो, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इसी तरह अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव में, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इसी का वाइसे वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है, और इस केस में अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बताओ? सो बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है,
ये रिलेट कर पा रहे हो ना, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, बस उसी का जो वॉल्यूम का इफेक्ट जो भी होगा वो प्रेशर का इफेक्ट का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एन जी नेगेटिव, और तीसरा डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे? नो चेंज। तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रिएक्शन पे कोई रिएक्शन के उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मोल्स एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन डज नॉट चेंज, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलो, तो ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट ये हो गया, तो वॉल्यूम का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट अगर समझे हो तो वॉल्यूम का इफेक्ट समझने में दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है क्या? नो सर। चलो, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए तुमको ये टेम्परेचर जो, अगर क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी सारे चेंजेस में हम लोग देख रहे थे जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट था उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? बोलो। नो सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन सभी चीजों में चेंज नहीं हो रहा था, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा रहा था, वो कंपोजिशन चेंज हो रहा था, ठीक है ना, कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम, लेकिन के इक्विलिब्रियम उन सभी में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तो टेम्परेचर चेंज करने से के इक्विलिब्रियम ही चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है। तो वो देखेंगे कैसे रिलेशन होता है। तो उसके लिए एक रिलेशन है, वान हॉफ इक्वेशन से रिलेट होता है। तो इक्वेशन ये है ln k2 बाई k1, ठीक है। k2 हो गया टेम्परेचर T2 पे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K1 हो गया टेम्परेचर T1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा H बाय 2.303 R, और ये हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये इक्वेशन से रिलेटेड है, और ये इक्वेशन है वान हॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब ये वान हॉफ्स, ये डेल्टा H यहाँ पे समझ रहे हो क्या है डेल्टा H? बोलो। डेल्टा H का मतलब पता है तुम लोगों को? हेलो हेलो, चेंजिंग हीट एनर्जी। change in enthalpy. हाँ, चेंज इन Sir, एंथैल्पी, ये enthalpy. हाँ, थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक का ये टर्म है, इसको हम लोग चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब H जो है ना वो एंथैल्पी को डिनोट करता है, और डेल्टा लगा दिए हम लोग, इसका मतलब वो डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो चेंज इन एंथैल्पी होता है, ठीक है। तो वो डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे वो टर्म एंथैल्पी होता क्या है। तो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये K2 जो है ये T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K1 जो है ये T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो K2 हो गया T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2, और T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर डेल्टा H से हम लोग रिलेट करें तो ये डेल्टा H के साइन पे ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा H का साइन, तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो अगर यहाँ पे केस 1 ले रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा H पॉजिटिव, सर K2 फाइनल कांस्टेंट है।
T2 टेम्परेचर फाइनल नहीं है, T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है और T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है। सर इनिशियल कौन सा मतलब फर्स्ट? इनिशियल और फाइनल ये हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इनिशियल फाइनल दोनों T2 फाइनल ले सकते हो, T1 इनिशियल ले सकते हो, तो उससे क्या दिक्कत है। तो जो बाद वाला टेम्परेचर वो देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 तो यहाँ पे एक ये डेल्टा एच से रिलेटेड एक चीज याद रखना, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये किस टाइप के रिएक्शन में, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, पढ़े होगा तुम लोग, एक एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व होता रिक्वायर्ड होगा। इवॉल्व होगा तो वो तो एक्सोथर्मिक हो गया ना। इवॉल्व नहीं सर, इन्वॉल्व। हाँ, इन्वॉल्व मतलब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक, और हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है या इवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो बताओ तो ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। सर इंडोथर्मिक। तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसलिए बता रहे थे क्योंकि इन दोनों के साइन पे ये डिपेंड कर रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे वैरी करेगा। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक वाला केस, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। जो फाइनल टेम्परेचर है हमारा वो इनिशियल से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, विल मेक K2 और K1 इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना, तो कौन ग्रेटर होगा। अगर T2 को बढ़ाओगे मतलब T2 ग्रेटर देन T1, तो K2 और K1 के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो बताओ। वो रिलेशन एक बार अच्छे से देखो और उसके बाद वहां पुट करके वैल्यूज सोच के देखो क्या होगा। सर K2 ग्रेटर होगा। K2 ग्रेटर होगा K1 से, क्योंकि देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, और 1/T1 माइनस 1/T2 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि T1 हमारा छोटा है और T2 बड़ा है, तो 1/T1 ऑब्वियसली बड़ा क्वांटिटी होगा 1/T2 से, होगा ना। तो ये ब्रैकेट Yes, वाला sir. टर्म भी ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो इधर का प्रोडक्ट पूरा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया मतलब ये क्या होगा कि log 1 से तो जीरो, log 1 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। log 1 का ही वैल्यू 0 होता है ना, पढ़े हो ना log। यस सर। तो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये इधर का क्वांटिटी जो है वो log 1 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन log 1। तो इसका मतलब K2/K1, ये जो K2/K1 है कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि K2/K1 का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, K2/K1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तभी तो log का वैल्यू 1 से पॉजिटिव बड़ा। होगा, यस। क्योंकि log 1 पे तो 0 होता ही है, तो 1 से कोई छोटा क्वांटिटी होगा तब ना वो नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब 1 से वो बड़ा क्वांटिटी होगा, तभी तो ये ग्रेटर देन या पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आने का मतलब वही हुआ। तो इसका मतलब K2 और K1 के बीच में क्या रिलेशन हो गया, K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग कि अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है
तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? सब बढ़ रहा। बढ़ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब रिएक्शन किस Forward. डायरेक्शन में शिफ्ट? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि जिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है तो जिस साइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही इंक्रीज हो गया, तो मतलब वो क्या है कि उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा ना और तेजी से उस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा उस डायरेक्शन में उसका फ्लो क्या होगा? रिएक्शन का उस डायरेक्शन में मूवमेंट क्या हो जाएगा? रिएक्शन जो है और तेजी से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो और तेजी से अगर वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्शन मूव्स, बोलो। Forward. हाँ, रिएक्शन गोज मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला बढ़ रहा है। तो उस जैसे मतलब कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी होगा तो उसी डायरेक्शन में तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि उसी डायरेक्शन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रिएक्शन और प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगा। तो रिएक्शन गोज मोर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मोर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वाइस वर्सा कर लेना। वाइस वर्सा समझ रहे हो ना कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर अगर घटा रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बताओ। घट जाएगा। घटेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर घटेगा इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward. बैकवर्ड। ठीक है, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा अगर टेम्परेचर घटाओगे तो। एंडोथर्मिक के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सोथर्मिक के लिए ले रहे हैं केस 2। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच लेस देन 0, नेगेटिव। अब यहाँ पे बताना एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताओ। इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? ये बताना। फिर घटेगा। क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है और टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ पा रहे हो ना ये? हेलो। Yes, sir. तो K2 का वैल्यू लेस देन K1 हो गया, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? बताओ। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward. तो रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, वो इक्वेशन बस ध्यान रखना, वो वन टॉप इक्वेशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद बस तुमको साइन इक्वेशन का ध्यान रखना है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, उससे रिलेट कर लेंगे हम लोग। बोलो जल्दी, लिख लियो इतना। हेलो, सर एक सेकंड। फटाफट लिखो। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, तो वो सारा केस हम केस 2 दो ही केस होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उसके लिए अलग केस है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो उसके लिए अलग केस है। तो जो भी रिएक्शन दिया होगा ना वहां तुमको एक डेल्टा एच का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, या फिर तुमको रिएक्शन उस अकॉर्डिंग लिखा होगा कि तुम डेल्टा एच का वैल्यू या डेल्टा एच का साइन देख सको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लोगे।
तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें एक और चीज बच गया ली चैटलिस प्रिंसिपल में, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो वो बस बताना है। तो उसके बाद ये ली चैटलिस प्रिंसिपल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिख लियो, जल्दी बोलो, तो वो भी बता ही देते हैं। यस सबका हो गया ना? हेलो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट है वही है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक मिनट रुको। इनर्ट गैस समझते हो ना तुम लोग, या नहीं समझते यस हो? सर। क्या होता है इनर्ट गैस? सो नोबल गैस। नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? वो किसी से रिएक्ट करता है क्या? नो सर। नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। तो पहला, चलो यहाँ देखते हैं, दो तरीके से हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे या नहीं पड़ेगा, बताओ। बोलो बोलो जल्दी। हेलो, सो कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर का। हाँ कंटेनर का कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्वियसली, जिस कंटेनर में रखा हो, क्योंकि गैस है ना, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा गैस का भी। गैस का भी सो तो वही वॉल्यूम। रिएक्शन का वॉल्यूम घट जाएगा इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम कहाँ से घट जाएगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है? सो रिएक्शन के लिए रिएक्शन का में सब प्रेशर बढ़ जाएगा कंटेनर का। प्रेशर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज होगा या नहीं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड वैसा कुछ जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और कंसंट्रेशन पे, जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है उस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। आइडियल गैस ही एज्यूम करना है। ठीक है, सो पड़ेगा। क्या पड़ेगा इफेक्ट, बताओ। सो अगर कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, उससे इनर्ट गैस डालेंगे तो उसका कंटेनर में कुछ ही इनर्ट गैस अपना वॉल्यूम एडजस्ट करेगा, जिसके कारण सर जो इक्विलिब्रियम पे जो कंडीशंस का खुद का जो वॉल्यूम है सर वो अरे यार, जब बोल रहे हैं आइडियल गैस एज्यूम करना है तो फिर इनर्ट गैस का वॉल्यूम कहाँ से आ जाएगा? आइडियल गैस में क्या एजम्पशन करते हैं, सब भूल गया हो। आइडियल गैस में क्या एज्यूम करते हैं? जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा। उसमें गैस मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम का रोल होता है क्या, बताओ। बोलो, आइडियल गैस का एजम्पशन है ना ये। yes, हेलो, तो बार बार बोल रहे हैं आइडियल गैस है, तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी तो कांस्टेंट है। उसके लिए तो वो उतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है जितना कंटेनर का वॉल्यूम है ना। yes, तो अगर वॉल्यूम अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मान लो इनर्ट गैस ऐड भी कर दिए, तो इनर्ट गैस किसी, जो भी हमारा मान लो ये रिएक्शन है ए प्लस बी, ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है, और ये सी गैस प्लस डी गैस, तो इतने सारे गैसेस हैं यहाँ वाले, ये रिएक्शन हो रहा है, इनर्ट गैस इसमें ऐड भी कर दो, तो ये किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट करने वाला है क्या? रिएक्ट no, sir. करेगा वो? नहीं रिएक्ट करेगा। तो अगर वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है इनमें से किसी से, तो इसका जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड था, इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स थे इनके इनके मोल्स में कोई फर्क पड़ेगा? no, sir. नहीं पड़ेगा। अगर मोल्स में इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम हम लोग जो करते हैं वही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि केसी लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए,
मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन चाहिए ना, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। Yes, sir. और जब वॉल्यूम हम सेम ही रख रहे हैं, जो पहले वॉल्यूम था कंटेनर का, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में भी वॉल्यूम होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के बाद भी वही वॉल्यूम है, और मोल्स भी हमारा वही है, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड करने से मोल्स और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मोल्स भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, No, sir. एडिशन पे इनर्ट गैस के बाद? तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब केसी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे? No change. नो चेंज। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे, अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो हैज नो इफेक्ट ऑन concentration as well as equilibrium constant। ठीक है, समझ में आया बात? Yes. चलो, तो ये तो हो गया, लेकिन टोटल प्रेशर कंटेनर का बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। कंटेनर का टोटल प्रेशर, जितना प्रेशर था कंटेनर का टोटल, तो बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि बट द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन कंटेनर increases due to addition of certain moles of inert gas। क्योंकि प्रेशर क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दोगे, तो ऑलरेडी जितने मोल्स थे पहले से अवेलेबल, उसमें और भी मोल्स बढ़ गया ना, तो मोल्स बढ़ने से टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा? बोलो। Yes, sir. एडिशन ऑफ सर्टेन मोल्स ऑफ इनर्ट गैस, तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कंटेनर का टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। कब? जब हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये है बात, समझ में आया? Yes, sir. तो KP चेंज नहीं होगा। केपी में कैसे चेंज होगा? केपी में तो पार्शियल प्रेशर होता है ना इक्विलिब्रियम। केपी में हम लोग क्या लिखते हैं, उन सभी गैसेस का जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हैं, उन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो जब हम लोग इनर्ट गैस ऐड किए, तो वो किसी भी गैस को इफेक्ट किया क्या? किसी भी गैस से रिएक्ट होगा क्या वो? No, sir. तो फिर उसका जो ऑलरेडी जो पार्शियल प्रेशर, उन गैसेस का जो ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर था, वो तो रहेगा उतना ही ना। Yes, sir. केसी और केपी ध्यान रखना, जहां टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं दे रहा है, तो केसी और केपी वहां कुछ नहीं होगा, केसी और केपी उतना ही रहेगा। समझ में आया? केसी और केपी सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो कौन सा फैक्टर है? Temperature. टेम्परेचर। वो ऑलरेडी हम लोग पहले देख ही चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे केसी और केपी भी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग केस 2 ले रहे हैं। इसमें बताना तुम लोग इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं। अब ये बताना तुम लोग, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे चेंज होगा या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, बताओ। पहला केस तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था,
उसमें हम लोग देखे कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं। सर होगा, होगा। इफेक्ट होगा कैसे होगा बताओ, कैसे रिलेट कर रहे हो? सर, क्योंकि वॉल्यूम बदल जाएगा और वॉल्यूम से अब कंसंट्रेशन। वॉल्यूम बदल जाएगा। चलो बात समझ आया, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। तो हम लोग इनर्ट गैस ऐड किए, इनर्ट गैस ऐड किए ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो आर टी बाई पी ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आर टी बाई पी कॉन्स्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहा है। बताओ, इनर्ट गैस ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा या घटा? बढ़ा सर। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो बढ़ तो जाएगा। हाँ, तो इनर्ट गैस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम वाला केस आ जाएगा। दो केस लेना होगा यहाँ पे हमको, तीन केस इनफैक्ट। केस वन, जब हमारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव है और यहाँ हमको पता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय एडिंग इनर्ट गैस। बताओ, ये कर चुके हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। So फॉरवर्ड forward. हाँ, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चलो केस टू, रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एन जी नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है ये तो पता है ना, इनर्ट गैस के एडिशन से। तो इसमें बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? So backward. बैकवर्ड। और अगर इनर्ट गैस तुम लोग ऐड किए उस रिएक्शन में जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है, तो फिर क्या होगा? बताओ। So no change. नो चेंज। नो इफेक्ट। बात क्लियर है? तो अगर थर्ड वाला केस, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी अगर 0 है, तो उसमें क्या होगा, अगर तुम इनर्ट गैस ऐड भी कर दिए, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया या नहीं आया बताओ? हेलो। Yes, sir. चलो, यस तो ये अगर आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट इसको करके बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से सोच लेना, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम लिख दे रहे हैं, इन ए 2 लीटर कैपेसिटी of container of following reaction। और ये रिएक्शन दिया हुआ है CO2 गैस प्लस H2 गैस, और ये H2O गैस और प्लस CO गैस, ठीक है। containing 2 mole each of every reactant and 3 moles each of every product after addition of 10 moles of helium. The volume of the container becomes 3 times
of the initial value. Calculate Kp, चलो calculate Kc and Kp of the reaction. ठीक है, फटाफट बनाओ। अगर समझ गए हो सारा चीज तो फिर टाइम नहीं लगेगा, नहीं समझे हो तो फिर दिक्कत है। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? Yes, sir. बनाओ। So, हम्म, so Kc 9/4. 9/4 और Kp So वो भी 9/4. 9/4। चलो ठीक है, और किसी का आया? बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है या बोलो फटाफट यार, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो। हेलो हेलो। Yes, sir. बाकी लोग भी रिप्लाई करो, किसी से बना। अब एक एक करके पूछेंगे नहीं ना। आंसर आया किसी का? Yes, sir, 4/9 है 9/4. या 9/4 है? 9/4 है। So हाँ, 9/4. केपी और केसी दोनों 9/4 होगा। जिसका जिसका आ गया है हाथ उठा दो, हम देख लेंगे। एक, बस एक ही। एक और कोई आंसर बोला था अभी? दो। अब बाकी लोग, चलो अब जिसका इसका नहीं हुआ वो, अरे हैंड रेस करो। जिसका इसका नहीं हुआ, एक, दो, और बाकी मतलब सबको पूछना है, बताना ही है ना।
तुम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो खुद से। देखो यहाँ पे पहले रिएक्शन एक बार देख लोगे तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तुम लोग इसलिए बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब, मतलब एक अच्छे से क्लोजली क्वेश्चन पढ़ लो, रिएक्शन देखो 1 मिनट में आंसर दे दोगे। क्या जी उससे ज्यादा टाइम लगेगा क्या अगर रिएक्शन देख लिए तो? बोलो जो बनाए हो। सर क्वेश्चन पढ़ने में लगता है। क्वेश्चन पढ़ने में वही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद तो रिएक्शन देख के ही क्या सबसे पहला आइडिया आया। डेल्टा एन जी रिएक्शन का क्या है? 0। डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब डेल्टा एन जी 0 है। तो अगर इनर्ट गैस ऐड भी कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा भी, तो कोई रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऑलरेडी तीसरा केस अभी हम लोग देखे ही, इनर्ट गैस का एडिशन वाला देखे ही ना। तो वही चीज यहाँ भी है। तो तुम लोग चलो देखो, तो अगर चलो एक ही लो, रिएक्शन लिख लो पहले। और इनिशियली जो था, इनिशियली क्या बोला गया है? एन इनिशियल जो है, रिएक्टेंट का, हर एक रिएक्टेंट का 2-2 मोल्स है इक्विलिब्रियम पे, और प्रोडक्ट का कितना है? 3-3 मोल्स है, ये दिया हुआ है ना। और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगा सबका? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना दिया हुआ है? हेलो, 2 लीटर। 2 लीटर्स इनिशियल वाला। तो 2/2, ये भी 2/2, ये 3/2 और ये 3/2। तो सबसे पहले हम लोग केसी निकाल लेते हैं। तो केसी क्या हो गया? 3/2 इंटू 3/2 बाय 2/2, 2/2 ये 1 ही रहेगा। तो केसी कितना हो गया? 9/4 हो गया। अब ये केसी इतना ही रहने वाला है। तुम अगर वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तुम वॉल्यूम इंक्रीज करके भी देख लो। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है बताओ तो? सर 6 लीटर फाइनल वॉल्यूम। 6 लीटर हुआ है, क्योंकि 3 टाइम्स हो गया है। तो इनिशियली अगर 2 था तो 3 टाइम्स हो गया, तो मान लो इसका 2/6 हो गया, क्योंकि मोल्स तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका कितना हो जाएगा? 2/6। इसका कितना हो जाएगा? 3/6। और इसका कितना हो जाएगा? 3/6। अब भी करके देख लो तुम लोग, कैसे निकालो, चेंज होगा या नहीं होगा तुम खुद ही पता कर सकते हो। हुआ क्या चेंज? कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है इससे भी? 9/4। 9/4 ही आ रहा है। तो चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ा वॉल्यूम बढ़ाने से? अगर डेल्टा एन जी 0 है रिएक्शन का, वॉल्यूम अगर इंक्रीज भी हुआ है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से, तो कोई फर्क पड़ा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या? बोलो हाँ या नहीं। हेलो, हेलो, Yes, sir. कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? No, sir. नहीं पड़ा। इसका मतलब आंसर केसी हो गया 9/4, और डेल्टा एन जी 0 है, तो केपी भी कितना हो जाएगा? 9/4 ही हो जाएगा, क्योंकि केपी और केसी के बीच में रिलेशन तो बताया है ना तुम लोगों को, क्या होता है? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पे पावर डेल एन जी, यही होता है ना। देख लो एक बार, जल्दी जल्दी बताओ। Yes, sir. तो डेल्टा एन जी अगर 0 है तो पुट करके देखो, आर टी पे पावर 0 मतलब 1 हो गया वो। तो इसका मतलब केपी इज इक्वल टू केसी, और ये दोनों इक्वल टू 9/4 हो गया। देख लो, किसी को डाउट है? अब भी किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, या नहीं है तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। हेलो, अरे रिप्लाई करो तुम लोग, अब भी किसी को पूछना है? No, sir. No, sir. समझ आ गया सबको? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, ये तुम लोग का रहेगा, थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले हम, आवाज आ रहा है ना क्लियर? हम लिखेंगे नहीं, डिक्टेट ही कराते हैं, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा।
बताओ, आवाज आ रहा है ना क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो लिखो क्वेश्चन तो। 2 moles of each reactant, नहीं ये लिखो 2 moles of HI, ठीक है, 2 moles of HI, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, 2 moles of HI is taken for the decomposition reaction as follows, is taken for the decomposition reaction as follows, और ये रिएक्शन दिया हुआ है, HI कैसे डिकम्पोज होगा, H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, आयोडीन यहाँ पे गैस के फॉर्म में है। लिख लिए रिएक्शन? Yes, sir. चलो अब लिखो, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, at the state of equilibrium, comma, the equilibrium mixture consumes 5 liter, the equilibrium mixture consumes 5 liter of 0.2 molar Na2S2O3 solution, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, at the state of equilibrium the equilibrium mixture consumes 5 liter of 0.2 molar Na2S2O3 solution for, लिख लियो यहां तक? Yes. For consuming the I2 present at equilibrium, for consuming the I2, for consuming the I2 present at equilibrium, for consuming the I2 present at equilibrium, हो गया यहां तक? Yes, sir. Full stop. Calculate the Kc, calculate the Kc of the decomposition reaction, calculate the Kc of the decomposition reaction and also calculate its Kp, and also calculate its Kp. Calculate the Kc of decomposition reaction and also calculate its Kp. और यहाँ पे जो ये रिएक्शन होता है I2 और Na2S2O3 के बीच में, ये भी हम लिख दे रहे हैं I2 प्लस 2 Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट है, ये रिएक्शन बनाता है Na, ये आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो 2 NaI प्लस Na2S4O6, ठीक है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन है। बात समझ में आया? क्वेश्चन लिख लियो ना, किसी का छूटा क्या कुछ? छूटा बोलो या लिख लियो पूरा? तो लिख लिया। चलो तो ये तुम लोग करके रखना, तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि तुम लोग का बस अब ये चैप्टर एक क्लास और लगेगा, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस कराना है प्रीवियस ईयर वाले जो आए हुए हैं, ठीक है। डाउट, हाँ, डाउट के लिए भी एक क्लास रखेंगे, तो एक क्लास में टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास डाउट के लिए रहेगा, ठीक है। यस सर। तब तक तुम लोग, क्योंकि अब एक ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बाकी लीच एटलेस प्रिंसिपल ही मेन था, वो तो हो ही गया आज कंप्लीट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम लोग, एक क्लास डाउट के लिए रख लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पूरा खत्म होगा, उसके बाद एक क्लास डाउट, उसके बाद ये क्या होमवर्क आप पूरा ट्राई कर सकते हो, सिर्फ ये वेपर डेंसिटी वाला छोड़ देना, वेपर डेंसिटी और इससे रिलेटेड जो है वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन कर सकते हो, वो पूरा बुकलेट कहीं से भी ट्राई कर सकते हो,
क्योंकि मेनली चेकलिस्ट प्रिंसिपल ही है, ये अगर खत्म हो गया तो फिर आराम से ट्राई कर सकते। सिर्फ वो वेपर डेंसिटी वाला छोड़ देना, जहाँ पे वेपर डेंसिटी वाला क्वेश्चन मिलेगा उसको स्किप कर देना। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाइएगा? इसके बाद देखते हैं, शायद आयोनिक होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो आयोनिक भी साथ साथ कर लेंगे, या फिर कोई 12th का टॉपिक स्टार्ट देखते हैं, बता देंगे कल नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो। ठीक है, या तो 12th का टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे या तुम लोग का आयोनिक चलेगा, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इतना करके रखो तुम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम बना लो अब। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनाओ, बनाए हो तुम लोग कुछ या नहीं? सर एक डाउट भेजी थी सर, और सर एक क्वेश्चन भी है सर। चलो ठीक फिजिकल, है। हाँ फिजिकल क्या? सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में से उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, क्वेश्चन था। हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके रखो, एक ही दिन डिस्कस कर लेंगे सारा। ठीक है, एक डाउट क्लास रखे हैं इसलिए सब लोग पूछोगे, बाकी एक दो लोग पूछते हैं, बाकी लोग सब ऐसे ही रहते हो। ठीक है, इसलिए डाउट क्लास देने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक बच्चा, तुम पूछो या फिर ग्रुप में डाल दो, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसको यहाँ पे पूछने में दिक्कत हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब वैसा ही क्वेश्चन कर पूछना, मतलब जिसको कि रिपीटेड अटेम्प्ट्स करने के बाद भी नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा तुम लोग भी दिमाग लगाना स्टार्ट करो, सारा क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे हम, तो फिर सीखोगे क्या तुम लोग? ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी काफी पढ़ चुके हो, उसको अप्लाई करने का तुम्हारा ही वो है, मतलब एक दो क्वेश्चन हम करा देंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब उसी सेम टाइप का क्वेश्चन भी अब बार बार हमको बताना पड़ेगा, तब तो फिर क्या मतलब है? उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उतना तो करना होगा ना तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं, बुकलेट में प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन है, उतना अगर कर लोगे, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते जाओ, हम इसलिए बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर करना मस्ट है, कि अब बाद में नहीं होगा, बाद में जानते हैं, बाद में 11th 12th में जाओगे फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस सेशन डिस्टर्ब ही रहा है, तो ऑलरेडी लेट ही चलेगा तुम लोग का सेशन। 12th में भी टॉपिक काफी है, ऐसा नहीं है कि 12th का इनफैक्ट टॉपिक्स 11th से ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन टॉपिक्स का टाइम तो लगेगा ना, कि एक बार 12th में बिजी हो गए फिर 11th वापस आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मुश्किल है, क्योंकि बीच में बोर्ड्स के लिए भी एक दो महीने डिस्टर्ब रहोगे ही, 2-3 महीने, मिनिमम 2 महीने, क्योंकि 1 महीने तो बोर्ड्स ही चलेंगे और 1 महीने प्रिपेयर करोगे, तो फिर बाद में वापस टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अभी फ्लो फ्लो में साथ साथ ही करते जाओ। सुन रहे हो ना तुम लोग? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर हम हर टॉपिक का बोलते हैं, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते जाओ, बुकलेट के क्वेश्चंस तो करो ही, लेकिन प्रीवियस ईयर भी करते जाओ, तो बाद में सोचो कि एक साथ ही करेंगे हम, तो वो नहीं मिलने वाला है टाइम। खुद ही देख लेना, अभी अभी तो 11th का एग्जाम ही देना है तुम लोगों को, अभी 11 डिलेड सेशन होगा ही तुम लोग का, अप्रैल मई चला जाएगा 12th का स्टार्ट होने में, ऐसे तो मार्च से स्टार्ट हो जाता, लेकिन अब जनवरी फरवरी से भी रीओपन होगा, तो तुम लोग का समझ रहे हो 11th का कितना वो छूटा हुआ है अभी भी, तो इसलिए बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए साथ साथ ही करते जाओ, जो जितना भी पॉसिबल हो रहा है, जितने भी चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं साथ साथ करते जाओ, और मार्क भी कर लो क्वेश्चन को, जो अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि बाद में जब रिवीजन करने आओगे तो सारा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने बैठोगे नहीं, उतना टाइम तो रहेगा नहीं, इसलिए जो जो क्वेश्चन अभी अच्छे मिल रहे हैं उसको मार्क करके रखते जाओ, कि जहाँ पे क्योंकि रिवीजन करने से मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को करोगे ना, अब जो सिंपल सा क्वेश्चन है उसको फिर बनाने लगोगे बैठ कर तुम, तो फिर पूरा तुमको बनाना होगा, उतना टाइम थोड़ी ना रहता है रिवीजन में, तो अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ उसी को रिवाइज करते हैं, तो अभी से ही मार्क करके रखोगे तब तो समझ में आ रहा है ना। सर इसमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या है? क्या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? सर वो जो क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या है? कौन सा क्वेश्चन अभी जो दिए? यस सर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर का जरूरत ही नहीं है इसमें,
अगर रिक्वायरमेंट रहता तो क्वेश्चन में दिया रहता, नहीं रिक्वायरमेंट है तो तुम खुद से अज्यूम करो कुछ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा शायद। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। आंसर आंसर क्या है? बाकी लोग भी ट्राई करके रखना, आंसर क्या है बताओ। सर 1/4 0.25। हाँ सही है, 1/4 है। चलो ठीक है, जो बना लिए ठीक है, नहीं तो जो नहीं बनाया हो वो ट्राई करके रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। Thank you, sir. चलो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.